दोस्तों पुराने टाइम से ही भारत और दुनिया के कई हिस्सों में पानी को संरक्षित करने के लिए और सिंचाई करने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंचाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए पानी को स्टोर करने की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। अब आज के टाइम पे तो क्या है कि हमारे बांध बने हुए होते हैं, बांधों में पानी जमा होता है, पीछे रिजर्वायर में पानी जमा हो जाता है, वही पानी बड़ी बड़ी टंकियों में भेजा जाता है और नल के माध्यम से वो आपके घर पे आ जाता है। तो इसका मतलब आपको पानी को संरक्षित करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको बस एक आध व्यवस्था करनी होती है कि आप अपने घर में टैंक बना लो तो उसमें पानी आप जमा कर सकते हो। लेकिन पहले का सिस्टम थोड़ा सा अलग था। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी राजा की, किसी किंग की लाइफ देखोगे तो आप देखोगे कि उसके यहाँ पर पानी के लिए बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं या फिर अलग व्यवस्था बनी हुई है। उसका कारण यह है कि उनको पता है कि इसी पानी को उन्हें पीना भी है, इसी पानी से कपड़े भी धोने हैं, बाकी सारे काम भी करने हैं। इसीलिए उस पानी को अलग तरीके से संरक्षित किया जाता था। यही काम अलग अलग कस्बों में होता था, शहरों में होता था, गाँवों में होता था। तो हर जगह की अपनी एक टेक्निक होती थी, अपनी एक विधि होती थी पानी को जमा करने की या बचाने की। तो आज मैं आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में पानी को संरक्षित करने की संरचनाएं बताने वाला हूं कि पहले लोग किन स्ट्रक्चर्स में पानी को बचा के रखते थे। ऑब्वियस सी बात है, भारत के अंदर कहीं पठार है, प्लेट्यू, तो कई पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, कई रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। तो हर जगह की संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। शुरुआत हम लोग भारत के नॉर्थ से कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय से। अब आपको पता है कि ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय है हिमालय श्रृंखला के अंदर। वहाँ पर पानी को जमा करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो है जिंग। जिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जल इकट्ठा करने का एक टैंक होता है, मतलब एक टैंक की तरह होता है, जो शुष्क इलाके होते हैं, ठंडे शुष्क इलाके, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए जो बर्फ़ होती है, मतलब बर्फ़ पिघलती है ग्लेशियर्स की, उसके पानी को जमा किया जाता है। मेनली आपको लद्दाख के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिंग। इसके बाद अगर आप पश्चिमी हिमालय की बात करोगे, मतलब थोड़ा नीचे आ जाओगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश साइड में, तो जम्मू कश्मीर में कुल नाम के कुछ नाले बहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले बहते हैं। ये नाले गंदे नहीं होते हैं, साफ पानी के होते हैं। मेनली क्या होता है कि जो पानी ग्लेशियर से आता है वो आखिर में जाके इन नालों में ही आता है। तो समझ लो कि पर्वतीय नाले जो होते हैं उनको कुल कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा उत्तराखंड में नौला आपको देखने को मिलेंगे। नौला जो होते हैं वो छोटे तालाब होते हैं। ये मेनली चारों तरफ से पेड़ों से घिरे हुए होते हैं ताकि पानी जो है वो भाप बन के उड़ ना जाए गर्मी की वजह से। तो मेनली ऐसे तालाब जो पेड़ों से व वृक्षों से घिरे हुए हों उन्हीं को नौला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश जाओगे तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको कुहल देखने को मिलेंगे। अभी जो कुहल होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित होते हैं, यानी कि ग्रेविटी पर। होता क्या है, बहुत सारा एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है, तो आपको पता है कि पानी जो है वो ग्रेविटी को फॉलो करेगा, नीचे की तरफ बहेगा। तो होता क्या है कि ये एक प्राकृतिक बांध होते हैं, जहाँ पानी जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, वहाँ पर पानी को जमा कर लो। फिर वहाँ से अलग अलग नहरें निकाल दो, कैनाल्स निकाल दो। कोई नहर किसी के खेत में जाएगी, कोई किसी के खेत में जाएगी, और इस तरीके से आप पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हो। याद रखना, ये जो बांध होते हैं ये अस्थायी होते हैं, मतलब ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, तोड़े जा सकते हैं ईजिली। लोग इनको बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं कुहल का, पहले से करते आए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आपको खत्री भी देखने को मिलेंगे। खत्री जो हैं वो पत्थरों को तराश कर बनाए गए टैंक होते हैं, यानी कि पत्थरों के टैंक जिनको आप कह सकते हो। स्पेशली आपको ज़मीन में देखने को मिलेंगे या किसी बड़े पत्थर में देखने को मिलेंगे जो थोड़ा नीचे हो। तो हिमाचल प्रदेश में कुहल भी है और खत्री भी है। चले हम पूर्वी हिमालय की तरफ, तो यहाँ आपको अपातानी नाम की व्यवस्था देखने को मिलेगी। अब ये अपातानी क्या होता है, तो देखो, जो क्षेत्र सीढ़ी नुमा होता है, कुछ इस टाइप का दिखता है ये क्षेत्र, आपको दिखेगा कि सीढ़ी उतरती हुई जा रही है। अब होता क्या है कि यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी पूरे एरिया से बहता हुआ जाता है, सीढ़ियों से बहता हुआ जाता है, और पानी के निकलने की भी व्यवस्था होती है। तो सिंचाई की सिंचाई हो जाती है और पानी वहाँ रुकता भी नहीं है। एंड में जाकर के ये पानी जहाँ रुकता है वहाँ पर पूरा एक तालाब बन जाता है, और उन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। तो इसका मतलब कृषि की कृषि हो गई, सिंचाई की सिंचाई हो गई, और मछली पालन भी हो गया। ये सब कुछ आपको सुबनसिरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अपातानी जनजाति द्वारा इसको शुरू किया गया था। मेनली चावल की खेती इसके अंदर प्रमुख होती है, तो इसे आपको याद रखना है, इन्हीं के नाम से फेमस है। चलें उत्तर पूर्वी हिमालय की तरफ, तो यहाँ आपको जाबो देखने को मिलेगा। ये बड़ा ज़ोरदार तरीका है, नागालैंड में देखने को मिलेगा।
यहाँ पर जो बहता हुआ पानी होता है उसका संग्रहण किया जाता है। नागालैंड के किकरुमा क्षेत्र के अंदर आपको ये टेक्निक देखने को मिलेगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों से जो जल बहता हुआ आता है वो सीढ़ी नुमा ढलानों से बहता हुआ जाएगा और आखिर में जाके एक तालाब बन के संग्रहित हो जाएगा। अब इस पानी का इस्तेमाल पशुपालन के लिए किया जा सकता है कि भाई पशुओं को पानी पीना हो, चावल की खेती हो जाती है इससे, और मछली पालन भी कभी कभी देखने को आपको मिलेगा। तो जाबो जो है वो नागालैंड में बहुत प्रचलित रहा है। इसके अलावा आप मेघालय जाओगे तो यहाँ आपको बांस बूंद सिंचाई देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जलधाराओं से बांस की नालियों द्वारा पानी को लाकर बूंद बूंद सिंचाई की जाती है। एक तरीके की ड्रिपिंग इरिगेशन आप कह सकते हो इसको, जैसे ड्रॉप ड्रॉप गिरती रहे, बूंद बूंद गिरती रहे और सिंचाई होती रहे। ऐसी खेती में क्या होता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक साथ पानी नहीं आना चाहिए, बूंद बूंद जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप बांस बूंद सिंचाई देखोगे। आजकल यही खेती पाइप से की जाती है, बूंद वाली, आप देख सकते हो। चलोगे आप ब्रह्मपुत्र घाटी की तरफ, तो यानी कि असम के अंदर, तो यहाँ आपको डोंग देखने को मिलेंगे। डोंग एक टाइप के तालाब होते हैं। इनका निर्माण सबसे पहले बोडो जनजाति द्वारा किया गया था, जिससे कि वो अपनी कृषि की सिंचाई कर सकें। तो बोडो जनजाति की इजाद कहा जाता है इसको, डोंग को। ब्रह्मपुत्र घाटी में देखने को मिलेगा, असम में। आप चलोगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ आपको डूंग झम्पोस देखने को मिलेगा। इसको डूंग भी कहते हैं और झम्पोस भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि कम दूरी के लिए सिंचाई करनी हो तो इनको तैयार किया जाता है। जो धान के खेत होते हैं उनमें छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, उनको बांधों से जोड़ा जाता है। जो जलपाईगुड़ी का जो इलाका है, यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ये वाली खेती। देखिए, हो सकता है कि इन जगहों पे अभी न्यू टेक्निक आ गई हो, लेकिन प्राचीन तौर पर, मतलब जब आप थोड़ा समय में पीछे जाओगे तो वहाँ आपको ऐसी ही खेती देखने को मिलेगी। डूंग हो गया, झम्पोस हो गया या डोंग हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं गंगा सिंधु मैदान की तरफ। यहाँ पर आप दक्षिण बिहार और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल देखोगे तो इस एरिया में आपको अहर पाइन देखने को मिलेंगे। अहर एक प्रकार का तालाब होता है, जिसको हौज भी कह सकते हो आप, जिसके 3 और तटबंध बना हुआ होता है और चौथी तरफ से भूमि का प्राकृतिक ढाल या प्रवणता होती है, मतलब चौथी ओर से पानी बह सकता है। और जो पाइन होता है वो एक कृत्रिम चैनल होता है, जिसके माध्यम से नदी के पानी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। तो पाइन एक टाइप की छोटी सी नहर ही होती है जिससे पानी को लाया जाता है। और अहर क्या है, 3 तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ से प्राकृतिक ढाल है, वहाँ से पानी बह सकता है। तो अहर और पाइन एक जैसा ही टेक्निक है, एक साथ ही इस्तेमाल होती है। तो इसे आपको याद रखना है, दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। इसके बाद आप दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आओगे तो यहाँ पर दिघी टेक्निक बहुत ज़्यादा मशहूर रही थी। छोटे चौकोर या गोल जलाशय होते हैं जिन्हें नदी के पानी से भरा जाता था और उस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी टेक्निक है, लेकिन इन इलाकों में ज़्यादा यूज़ होती थी। फिर आओ आप बावली की तरफ। अब बावली तो आपको पता ही होगा, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, थोड़ा राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुएँ होते हैं, यानी कि इन कुओं के अंदर आप सीढ़ी की मदद से उतर सकते हो। जब बारिश होती है तो ये पूरे भर जाते हैं, तो मतलब बिल्कुल ही फुल हो जाते हैं। फिर उसका इस्तेमाल साल भर तक किया जा सकता है। अब ऐसी बहुत सी बावलियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि रानी की बावली, उग्रसेन की बावली, आपने बहुत नाम सुने होंगे इनके। तो ये बावलियाँ जो हैं वो जल संरक्षण के लिए ही बनाई गई थी। इसके बाद हम पश्चिम भारत की तरफ चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम भारत में जो है थार रेगिस्तान है, राजस्थान का इलाका है, सूखा इलाका है। तो यहाँ आपको ज़्यादा व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि कुंडा या कुंडी भी जिसको कहा जाता है। यह एक प्रकार की तस्तरी नुमा तालाब होता है, मतलब एक टाइप का तालाब होता है। मेनली इनको कुओं के पास बनाया जाता है और इनका केंद्र कुएं की तरफ ही होता है। अब होता क्या है कि जब भी बारिश होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा का जल इनमें संग्रहित हो जाता है और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनली पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पद्धति बहुत ज़्यादा चली है। कुंडा या कुंडी बहुत से मिल जाएंगे आज भी आपको, अगर आप ट्रैवल करोगे तो। इसके अलावा कुई या फिर बेरी। होता क्या है कि टैंकों के पास गहरे कुओं का निर्माण कर दिया जाता है, ताकि टैंक से पानी रिसकर इसमें इकट्ठा होता रहे और जब बारिश भी हो तो भी पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। इससे क्या होगा कि वो पानी साल भर तक काम आ सकता है। ये टेक्निक भी आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि झालर। झालर जो है एक टाइप का टैंक होता है, आयताकार टैंक होता है, जो सीढ़ी नुमा होता है, मतलब सीढ़ी नुमा नीचे जाता है, नीचे की ओर। राजस्थान, गुजरात, बीकानेर का इलाका यहाँ देखने को मिलेगा आपको। टंका, ज़मीन के अंदर टैंक जो होता है, ये भी आपको बीकानेर में देखने को मिलेगा। खादिन,
खादिन जो होता है वो निचले पहाड़ी ढलानों पर 100 से 300 मीटर लंबे तटबंध बनाए जाते हैं। इनमें वर्षा का पानी संचित कर लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल मेनली सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे खादिन। इसके अलावा विरदास, ये जो होते हैं ये कुएं ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। इनका इस्तेमाल भी आपको मेनली बारिश के दिनों में देखने को मिलेगा। कच्छ के इलाकों में आप इनको देखोगे। तो अब आप देख सकते हो कि अलग अलग जगहों पे किस तरीके की अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल होता हुआ आया है। देखिए, हर जगह का लैंडस्केप जो स्थलाकृति है वो अलग है, हर जगह का क्लाइमेट अलग है, यानी कि जलवायु अलग है, मौसम अलग है। तो उस हिसाब से हर जगह आपको अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां हैं जो इनमें से कई व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, ये हो जाती है जल संरक्षण संरचनाएं भारत की। आई होप आपको समझ में आई हों, और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।